हरियाणा में आईसीएसई पहला ऐसा कोचिंग सेंटर है जिसने वन नेशन वन इलेक्शन स्टूडेंट को आगे बढ़ाया और अपने बच्चों को ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को लेके बल्कि देश के लिए जागरूक भी बनाया। वन इलेक्शन वन नेशन के मैम बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी है, लेकिन मैम मैं फ़ायदे के पक्ष में बोलना चाहूँगा। इससे मैम हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है मैम। जैसे एक एमएलए बनता है सर, कोई भी मंत्री बनता है, वो एक बार बनता है, एक बार पेंशन लेता है सर, और 2 बार बनता है 2 बार लेता है, 5 बार बनता है 5 बार लेता है सर। तो ये वेस्टेज नहीं है सर मनी की। जिस तरह से आज हम एजेंडा लेके आए आपके बीच में कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, उसी प्रकार अगर युवाओं को, हमारे देश के नागरिक को ऐसा लगता है कि ये गलत है तो इसके बारे में आवाज उठा के ही ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे आज मेरे कहने से नहीं होगा कि एक देश में एक चुनाव हो जाए, लेकिन ये पूरे देश में घूम रहा है। आपने एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत वोट दिया, हमने पार्टी को चुना, वो आपका मत है ना कि आप स्टेट में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, आप सेंटर में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। आपके ऊपर तानाशाह तब होता कि वन नेशन वन इलेक्शन में आपको तानाशाह करके बोला गया कि आपको एक पर्टिकुलर पार्टी को स्टेट में वोट करना है, पर्टिकुलर पार्टी को ही नेशन में वोट। बिना पर्ची बिना खर्ची के वही बच्चा लगा है जो काबिल था, जो काबिल नहीं थे वो तो लग ही नहीं पा रहे, और जो काबिल है वो यहीं बैठे हैं। एक कॉलम हम सरकार से मांगे कि हमें एससीबीसी और जनरल की जगह इंडियन या आउट ऑफ इंडिया के कोई भी, हम बाहर के रहने वाले हैं, सिर्फ कॉलम ही उसमें 2 दिए जाए तो ये खत्म हो सकता है। यानी वी आर इंडियंस, नो हिंदू नो मुस्लिम नो सिख, हम इंडियन हैं, एक इंडिया एक भाईचारा एक इलेक्शन, तो हम कामयाब हो जाएंगे। होना चाहोगे कामयाब? यस मैम। और बेटा आईसीएस सिर्फ यहाँ पे 150 है, अगर आईसीएस की हर ब्रांच मिल जाती है तो हम लाखों में हैं, हम इग्नोर करने वाली जाति नहीं है। मैं एक युवा के नाते ना आज ही बैठ के हम वो सारे एजेंडे लिखेंगे। कोई भी एक दिन डिसाइड कर लो, सारे मिलके एसडीएम को ज्ञापन दे के आएंगे। सबसे पहला नाम मेरा ऊपर लिखा होगा युवराज, और आप मेरे साथ चलो। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आप वो पहले बच्चे होंगे जिन्होंने इस बिल को पारित करने में अहम योगदान दिया, और खास करके आईसीएस। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पूरे हरियाणा में आईसीएसई पहला ऐसा कोचिंग सेंटर है जिसने वन नेशन वन इलेक्शन स्टूडेंट को आगे बढ़ाया और अपने बच्चों को ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को लेके बल्कि देश के लिए जागरूक भी बनाया कि हमें यह भी जानना जरूरी है कि एक देश में एक चुनाव को सपोर्ट करने के लिए आईसीएस इस कदम पे आया। और ये रिपोर्ट जब जाएगी तो वहां आपसे कॉल करके पूछा भी जा सकता है कि सच में क्या आपने इस पे साइन किया, आप जानते हैं इस बारे में, कोई फर्जी तो नहीं है, कोई नेगेटिव तो नहीं है। तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भाई कोई बहन बताना चाहे इस बारे में तो जरूर बेटा अपने व्यूज रखें। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके 2 पहलू हैं। सर एक पहलू बता रहे, मैं आपको 2 पहलू बताती हूँ। इसके बेनिफिट भी हैं, लॉस भी हैं। जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में 51 में, तो आपको मैंने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था। उसका रिजल्ट कितने टाइम बाद आया, हमने ये तो बता दिया कि उस संविधान में, हमारा संविधान जब से लागू हुआ, हमारे संविधान में वन नेशन वन इलेक्शन का थीम था। लेकिन उसके बाद वो उसका रिजल्ट कब आया, किसी बच्चे ने सोचा? 1 साल बाद। क्या आज के स्मार्ट वर्ल्ड में 1 साल बाद किसी इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो क्या आप उसको फेयर बोलेंगे? क्या सरकार ने कोई ऐसा पॉइंट निकाला है जिससे 1 ईयर के बजाय वो 1 मंथ में 1 इलेक्शन का रिजल्ट दे सके? क्या सरकार ने इस थीम पे कोई काम किया है? हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। सर हम 1 इलेक्शन 1 वोट नेशन तो कर देंगे, लेकिन हमें रिजल्ट प्रक्रिया के लिए भी आपका व्यूज चाहिए कि आपने उसके लिए क्या काम किया। सेकंड पॉइंट, जब हमारी सरकार एक इतने बड़े लेवल पे जाके, नेशनल लेवल पे जाके हम वन नेशन वन इलेक्शन का थीम और सांसद पूरी विधानसभा में अपना ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या हम युवा होने के नाते अपनी सरकार से एक क्वेश्चन और नहीं उठा सकते? क्या हमारे हरियाणा में होने वाले एग्जाम एक ही शिफ्ट में नहीं हो सकते? हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं झेलनी पड़ेगी, हमारा मन नहीं दुखेगा। किसी बच्चे को फ्री में 14 नंबर दे दिए गए, किसी के काट लिए गए।
है ना? ये हमारी यूथ के सवाल हैं, ये मेरे नहीं, ये आप जैसे स्टूडेंट्स के हैं। अगर इस टॉपिक पे आप में से कोई बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। वन इलेक्शन वन नेशन, यस सर, वन इलेक्शन वन नेशन के मैम बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी है, लेकिन मैं फ़ायदे के पक्ष में बोलना चाहूँगा। इससे मैम हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है मैम। इकोनॉमी के साथ साथ मैम, जैसे मैम सर ने बताया कि पैसे की बहुत बचत हो सकती है, और उसी पैसे को हम और किसी डिपार्टमेंट में, जैसे एजुकेशन में मैम, ट्रांसपोर्टेशन में, टैक्स फ्री में मैम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि सर इसका मेन एजेंडा है मतलब कि जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए पैसा बचेगा, जीएसटी का पैसा बचेगा सर। जैसे एक एमएलए बनता है सर, कोई भी मंत्री बनता है, वो एक बार बनता है, एक बार पेंशन लेता है सर, और 2 बार बनता है 2 बार लेता है, 5 बार बनता है 5 बार लेता है सर। तो ये वेस्टेज नहीं है सर मनी की। और अगर कोई मंत्री एक बार बने 10 बार बने सर, उसको एक ही बार मिले, वो भी जब मिले जब वो रिटायर हुई। ये भी मैं इसके बारे आपकी राय लेना चाहूँगा सर। इसके लिए क्या आपका व्यू है सर, ये भी बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए सर? बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात की है मेरे भाई ने कि हम एक देश एक चुनाव लेके तो आगे हैं। क्या हमारे देश में विधायक, मंत्री, एमपी, भाई ने बताया कि हर बार बनते हैं, हर बार पेंशन लेते हैं, रिटायर होना चाहिए। देखिए रिटायरमेंट की उम्र तो किसी भी चीज में नहीं होती। अब पढ़ रहे हैं पढ़ने की रिटायरमेंट, या पढ़ा रहे हैं पढ़ाने की रिटायरमेंट नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी बार वो बनते हैं उसके बारे में वो बार बार पेंशन ले रहे हैं। देखिए जिस तरह से आज हम एजेंडा लेके आए आपके बीच में कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, उसी प्रकार अगर युवाओं को, हमारे देश के नागरिक को ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो इसके बारे में आवाज उठा के ही ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे आज मेरे कहने से नहीं होगा कि एक देश में एक चुनाव हो जाए, लेकिन ये पूरे देश में घूम रहा है, पूरे देश में हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो आप इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक का पहला कर्तव्य है कि अपनी सरकार को इसके बारे में अवगत कराना। बहुत अच्छा आपका सुझाव रहा। इसके बारे में भी जो मैंने आपको बताया कि कैंपेनिंग अगर की जाए तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कि सर कोई भी आप जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है सर, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सर, अगर वन नेशन वन इलेक्शन सर, केंद्र सरकार और राज्य मतलब कि दोनों में सर एक टाइम पे इलेक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सर, अगर राज्य में इलेक्शन हुआ सर, राज्यपाल के हाथ में राज्य जाएगा, और अगर सेंट्रल लेवल में इलेक्शन हुआ सर तो राष्ट्रपति के हाथ में इलेक्शन बल्कि सारा देश जाएगा सर। तो कहीं ना कहीं सर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ सर, और जो भी बातें बोलूँगा सर वो ऑथेंटिक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 12th क्लास की बुक्स में लिखी हुई है सर। उसमें राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन है सर, उसमें आलोचक भी है और उसके सपोर्टर भी है सर। जो आलोचक है वो कहते हैं सर अगर ऐसा हुआ तो जो देश है सर उसमें तानाशाही हो सकती है सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या सोल्यूशन हो सकता है? तानाशाही हुई भी सर, राष्ट्रपति तानाशाह हो भी गया सर। दोनों में फर्क है। उसका क्वेश्चन ये है, जैसे इलेक्शन होता है हमारी आचार संहिता लग जाती है, तो एक बंदे के अकॉर्डिंग हमारी सारी पावर चली जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा राज्य चलता है। ऊपर भी राज्य एक के पास आ जाएगा, सेंटर जो हमारा केंद्र है वो भी एक बंदा चलाएगा, और जो राज्य है वो भी एक बंदा चलाएगा। सिर्फ 2 बंदों के पास पावर रहेगी और किसी के पास पावर नहीं रहेगी, तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। अगर इसका एक पॉइंट ये भी रहेगा, राज्य सरकार अपनी मनमानी करती है तो केंद्र सरकार उसमें दखल अंदाजी करके उसको रोक सकती है ना? वो बच्चा वो ये बात बोलना चाह रहा है। इसके रिगार्डिंग अगर दोनों ही एक आ जाए और बोल दिया जाए कि दोनों एक ही पार्टी के हों, बाय लक, नॉट कुछ भी हो सकता है, बाय लक एक ही पार्टी के हों, दोनों के पास 1-2 बंदों के पास पावर है, और वो उस पावर का यूज नेगेटिव वे में कर दिया गया, तो पब्लिक क्या करेगी? जिस तरह से भाई ने बताया सबसे पहले कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, संविधान के करके राज्यपाल चला रहा है, संविधान करके राष्ट्रपति। राज्यपाल भी एक पार्टी का आ गया, कोई भी पार्टी हो, संविधान तो आपकी बात में ही जवाब है कि आपने कहा कि संविधान के अंडर ही राज्यपाल चला रहा है। अगर वो संविधान से बाहर होगा, कई जगह होते हैं। अभी हम इलेक्शन ना कुछ भी हो सकता है। पुराना अगर हम उठाएं तो उसमें भी वो मुद्दे रहे हैं कि कई बार नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं। कैसे अब हम आपने बताया कि जैसे आपने सबसे पहले कहा था कि 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आया, तब हमारा देश बेटा साइलेंसली सुने प्लीज। तब हमारा देश आजाद हुआ था। आजाद होते ही कोई भी पार्टी उस टाइम मौके पे थी, उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उस बात को आगे बढ़ा पाए।
आज के ज़माने में हमारे पास ईवीएम भी है, हमारे पास ऐसे ऐसे साइंटिस्ट भी हैं, ऐसे ऐसे इंजीनियर भी हैं जो हर एक चीज़ को जान पाएंगे। हमारे पास ये कंप्यूटर की सुविधा मैम, ये पहले नहीं थी। आज ये पूरे हरियाणा में एसीएस का कार्यक्रम चल रहा है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। जबकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में और उसके बाद 51-52 में जब रिजल्ट आया तो हमारे पास ये संसाधन नहीं थे मैम। तो आज हमारे पास संसाधन हो गए तो वो रिजल्ट भी पहले आएगा। संविधान को लेकर अगर हम बात करेंगे तो संविधान के तौर पे राज्यपाल और राष्ट्रपति भी उस देश को चलाने में उतने ही बाधित हैं जितने एक आम नागरिक संविधान के अंदर बाधित होता है। वो कुछ भी हो सकता है। देखिए आपके मन में क्या मंशा है, मेरे मन में क्या मंशा है, मैं राज्यपाल हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मेरे मन में क्या मंशा है कि मैं अपने राज्य का बुरा हाल कर दूं, मैं अपने प्रदेश का बुरा हाल कर दूं, ऐसा नहीं। वो भी संविधान के अंदर आने वाले एक आम नागरिक हैं, भले ही वो हमारे देश हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक हों, लेकिन संविधान सबके लिए सम्मान होता है। संविधान का अगर कुछ गलत करे तो लोग उसके बारे में आवाज उठाते हैं। आपने देखा कि कई देश अभी भी ऐसे हैं जो गलत कर पा रहे हैं, जिनकी जीडीपी खराब हो गई है। नेपाल में श्रीलंका में अभी ऐसा हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने एकत्रित होकर उस बात के खिलाफ आवाज उठाई। नेपाल में भी वो उन्होंने अपने जुलूस निकाले, जिस भी तरीके से वो प्रदर्शन कर सकते थे वो किया, और वो चीजें ठीक हो पा रही हैं क्योंकि जनता जब एकत्रित होकर काम करेगी तो वो डेफिनेटली तानाशाही नहीं चलने वाली। तानाशाही तो एक घर में नहीं चलती भाई जिसमें 5 मेंबर होते हैं, और ये तो इतना बड़ा देश हो गया उसमें तानाशाही चलना। हरियाणा में चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रोटोकॉल तो सबका ही होता है ना काम करने का। प्रोटोकॉल ब्रेक किए जाते हैं सर, वो एक अलग चीज है मैडम, वो- लेकिन वो- प्रोटोकॉल हाँ, तो है ना उनके लिए भी बनाया प्रोटोकॉल है। जैसे अब आईसीएस का ही प्रोटोकॉल मैं बताती हूँ आपको, हम बाहर के जाते हैं। इस तरीके से वो चलेंगे तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही चलेगा वो काम। तो आपने ये बच्चे आज यहाँ बैठे हैं, एज पर प्रोटोकॉल आपने इनको बिठाया है। कोई तोड़ तो शांत कोई है, भी सकता है, तोड़ तो कोई कोई भी शांत सकता है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं होगा। हाँ। एज पर प्रोटोकॉल टीचर खड़े हैं, एज पर प्रोटोकॉल आप यहाँ हैं, हम भी मंच पे। एज पर प्रोटोकॉल अगर बीच में कोई गड़बड़ी कर देता है, बीच में बोलते हैं, प्रोटोकॉल सबके लिए सेम है, कोई अपना रहा है कोई नहीं अपना रहा। वो आदमी व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति विशेष के ऊपर बात आ जाती है। ये काम चला। ओके, एनी आप पॉजिटिव पॉइंट्स पे आ जाइए। ये एक राष्ट्र एक चुनाव, मैं इसके पक्ष में हूँ क्योंकि ये इतनी हमारे देश में ये चुनाव जितनी बार भी होता है ये अध्यापक है, इनकी ड्यूटी लगती है सर, जिससे बच्चों का एजुकेशन का लॉस होता है बहुत सारा, और इनकी ड्यूटी लगा देते हैं जो अगर एक बार हो तो फिर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा सर। सबसे पहले वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। जो अगर वही पैसा हम एजुकेशन सिस्टम में लगाएं, जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं उनमें लगाएं, और हर साल एग्ज़ाम हो, जैसे सीईटी को लेके सीईटी 3 साल में 4 साल में एक बार आता है, बच्चे प्रिपेयर करते उनकी एज निकल जाती है। अगर वही सीईटी एग्ज़ाम हर साल हो तो बच्चे के लिए प्रॉफिटेबल होगा, ये वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, उनकी एज नहीं निकलेगी, और जो बच्चे लग सकते हैं जॉब उनको मौका मिलेगा। तो इससे अच्छा वो एक पैसे चुनाव की जगह उनके स्टडी सिस्टम में लगाना चाहिए। इसके अंदर चुनाव होते हैं तो टीचिंग सिस्टम से टीचर उठा के टीचर्स को ड्यूटी लगाते हैं कि आपको वहाँ इलेक्शन में ड्यूटी देनी है। तो ये भी एक मुद्दा है कि हम जब वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो हम उसमें ड्यूटी किसी की भी लग सकती है, कोई नीड नहीं है, कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ कि टीचर ही वहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं। कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स, कोई ऐसे अलग से डिपार्टमेंट जो फ्री हैं उस चीज़ को काम को लेके उनकी भी ड्यूटी लगा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि टीचर इसके लिए बाधित है। हम ये एजेंडा आपका बहुत अच्छा है कि टीचर को अलावा किसी और सर्वेंट की, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम उनकी ड्यूटी उसमें लगा सकते हैं। और अभी आपने कहा कि जैसे कि सीटी एग्ज़ाम को लेके, देखिए सीटी एग्ज़ाम को लेके कि एक ही पेपर होना चाहिए या जो काबिल है उसको जॉब मिलनी चाहिए। देखिए जो काबिल है उसी को लेके बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार आई थी। मैं वही आज बता रहा था, हम किसी सरकार को लेके बात करने नहीं आए, लेकिन अब बात आपने किया तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि बिना पर्ची बिना खर्ची के वही बच्चा लगा है जो काबिल था। जो काबिल नहीं थे वो तो लग ही नहीं पा रहे, और जो काबिल है वो यहीं बैठे हैं। जो नहीं काबिल मेरे जैसे खड़े हैं ना, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने फॉर्म भी नहीं फिल किया, मैं उसके बारे में जानता ही नहीं हूँ। आप काबिल हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपने फॉर्म फिल किया, आप कोचिंग ले रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, मैम आपके यहाँ टीचर हैं, तो आप काबिल होंगे, आपके मार्क्स आएंगे, होगा। और आपका एजेंडा वो अच्छा है कि एक पहल आपने सोची है कि ऐसा होना चाहिए के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। जैसे हम आवाज़ उठाने हैं कि हमारे देश के अंदर चुनाव हो, ऐसे आप आवाज़ उठाइए और निश्चित तौर पे सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी। जो भी कार्य अच्छा होता है वो आपके आईसीएस के टीचर भी सुनेंगे, वो हमारे घर के मम्मी पापा भी सुनेंगे, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सुनेंगे। निश्चित तौर पे ऐसा जरूर है। मैं वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि मतलब इनसे हमें मतलब पूरी पब्लिक को ही फ़ायदा होना चाहिए ना, बेनिफिट होना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है मतलब
जिनमें हमारा बेनिफिट नहीं होता, जैसे कि मतलब कास्ट को लेकर भी, जैसे मतलब जो जनरल होते हैं ना, उन्हें मतलब जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और मतलब वो मतलब उनके पास क्या पता हमें क्या मतलब जो मतलब जैसे कोई भी नेता है, उन्हें क्या पता कि भी उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉफिट है, वो मतलब कैसे पैसा मतलब कमाते हैं, कुछ करते हैं, वो मतलब उस कैटेगरी में डाल देते हैं, और इससे मतलब जो जनरल है ना, उनको मतलब बहुत ही लॉस होता है मतलब उनको, और जो मतलब नॉर्मल है कैटेगरी के मतलब उनके लिए मतलब दोनों को सेम रखना चाहिए, मैं से अलग अलग नहीं रखना चाहिए। कहना चाहते हैं वन इलेक्शन वन नेशन के साथ वन रिजल्ट, आरक्षण छोड़ के एक रिजल्ट पे हम भी संसद में अपना मुद्दा उठाएं कि हमें आरक्षण फ्री किया जाए। ओके, एजुकेशन सिस्टम में वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पे आपने कहा था कि जनता को फायदा होना चाहिए। हाँ। निश्चित तौर पे जनता को फायदा होगा। दूसरी बात आपने कही कि कास्टिज्म को लेके कि इक्वालिटी होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन वन कास्टिज्म, ऑल आर हिंदूज, कोई All are हिंदी होना चाहिए, Indians. ऑल आर इंडियंस, Not और ऑल इंडियंस, ऑल आर इंडियंस। ठीक है, आपका कहने का मुद्दा ये है। तो ये भी एक अलग से प्रारूप आ गया ना कि देश, हमारे देश की सरकार ये तो करे कि एक देश में एक चुनाव हो, साथ के हाथ ऑल आर इंडियंस भी होना चाहिए कि कास्टिज्म के अकॉर्डिंग। आपने कहा कि उनको नहीं पता उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, उन्हें पता है। जब आपके यहाँ पे सर्वे होता है, सरकार अपने सर्वेंट वहाँ भेजती है, तो जो भी आपकी फैमिली आईडी बनती है, वट जो आप करते हैं, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं, उसमें फुलफिल करते हैं, आप प्रॉपर्टी की अपनी रजिस्ट्री कराते हैं, तो वो भी सरकार के पास होता है। हम अपना नागरिक कर्तव्य ना समझते हो, मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत रिपोर्ट भी दे देते हैं। मैं कमा तो रहा हूँ 10 लाख, मैं अपनी ITR भर रहा हूँ 2 लाख की, तो हम नेगेटिव तो एक आम नागरिक हुआ ना, दोष सरकार पे आता है। मेरे प्रॉपर्टी तो मेरे पास 15 है, 500 किले पड़े हैं, 4 घर पड़े हैं, आपने क्या किया, उनके नाम करा दिया, उनके नाम करा दिया, उनके नाम करा दिया, तो गलत कई बार नागरिक भी हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि सब गलत होंगे, बट पर्टिकुलरली कई बार ऐसा हो सकता है। तो नागरिक कर्तव्य, अगर उसी बात का कर्तव्य का निर्वहन करें कि संविधान, अभी बात चली जैसे भाई ने बोला था, तो संविधान की अगर सब हम अपनी बातें मान के चलें, कास्टिज्म भाई बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं उस बारे में इतना नहीं बोल पाऊंगा, या नहीं मैं बोलना चाहूंगा कि कास्टिज्म बेटे सॉरी सर, कास्टिज्म का मुद्दा एक इंस्टीट्यूट पे बहुत अलग है। हम कास्टिज्म खुद से ख़त्म कर सकते हैं अगर हमें फॉर्म फिल करने का मौका मिलता है कि आप SC हैं, BC हैं, जर्नल हैं, आप अगर वहाँ पे इंडियन फिल करने लग जाएं, एक कॉलम हम सरकार से मांगे कि हमें SC BC और जर्नल की जगह इंडियन या आउट ऑफ इंडिया के कोई भी, हम बाहर के रहने वाले हैं, सिर्फ कॉलम ही उसमें 2 दिए जाएं, तो ये ख़त्म हो सकता है या नहीं? वी आर इंडियंस, नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो सिख, हम इंडियन हैं। हिंदू भी इतना ही अच्छा है, मुस्लिम भी इतना ही अच्छा है, वो उनके हाथ में नहीं है। हम जिस घर में पैदा हुए हैं उसी घर के अकॉर्डिंग हमें वो धर्म, वो सोसाइटी, जातिवाद, वो हमें बाय बर्थ मिलता है। उसमें सरकार हमें नहीं बना सकती, कुछ बदल सकती है हमारे लिए। सरकार बदल सकती है तो सिर्फ एक कॉलम बदल सकती है, हर फॉर्म में, हर चीज़ में, कि हम ये कॉलम ही बंद करा दें। अगर हमें इक्वलिटी चाहिए तो हम मुद्दा उठाएं, वी आर इंडियंस एंड नॉट इंडियंस, 2 ही कॉलम हमें मिले। इस मुद्दे को सर आपकी तरफ से जरूर उठाएंगे जहां तक इनकी पहुंच जाएगी। मैं अभी आया, आते ही मैं हमारा इंट्रो करा रही थी कि मेरा नाम ये, उनका नाम ये, तो मैंने कहा कि सरनेम को छोड़िए, आपने अगर सुना हो, मैंने बोला कि सरनेम को छोड़िए, मेरा नाम युवराज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूथ होने के नाते मैं कास्टिज्म को खत्म कर रहा हूँ कि मेरी भी कैटेगरी कुछ होगी, SC BC जर्नल कुछ भी हो सकती है। मैंने नहीं कहा मैं सुना रहा हूँ, इसने नहीं कहा ये वो है, आपने नहीं कहा वो है, हम आए, मैंने आते बोला युवा, सभी मेरे युवा साथी, मैंने ऐसा बोला। कास्टिज्म को हम खुद ही खत्म कर पाएंगे, खुद बेटे नहीं चाहेंगे। एक चीज, गवर्नमेंट हमारा कुछ तो स्टार्ट नहीं कर पाएगी, कुछ शुरू नहीं कर पाएगी। शुरुआत खुद से करोगे तो ही हो पाएगी। आप अपना सरनेम लगाते हैं, सरनेम से हमारी पहचान हो जाती है। सॉरी, मुझे सरनेम बहुत पसंद है, बट आप सरनेम रखें, लेकिन आप उसके बाद ये बताना भूल जाएं। जब आप हमारे कानून में एक और जो मुझे लगता है कि अपवाद मुझे लगता है, जब हमें नौकरी लेनी होती है, जब तो हम SC BC चिल्लाते हैं, लेकिन किसी ने उस वर्ड को एवी यूज कर दिया घर में, क्लास में, तो उस पे हम केस ठोक देते हैं। ये हमारी कमी है ना,
कि इसने मुझे ऐसी बोल दिया, बीसी बोल दिया, केस हो जाते हैं ना बहुत सारे ऑफिसर्स पे, और धमकी भी देते हैं। इस पॉइंट का नेगेटिव फायदा भी हम उठाते हैं या नहीं उठाते पुत्र, है ना? तो इसको खत्म करना हमारी पहल रहेगी। सरकार जब बदल पाएगी, जब एक ये छोटा सा ब्लॉक है आपका, सफीदो लगा लो, ये छोटी सा आपकी डिस्ट्रिक्ट अभी बना नहीं है, शायद बन जाए, इसमें आप ये 100-150 बच्चे जो बैठे हैं, ये शुरुआत करें। आप 150 बच्चे यहाँ बैठे हैं, आगे जाके आप 300 होंगे। आप 150 से 300 तक का काम करेंगे, 300 बंदे इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, फिर 600 करेंगे। आप सोसाइटी में जितना अपना सर्कल बढ़ाता चले जाएंगे, इस पॉइंट पे आप काम करना शुरू कर दें। जब यहाँ का एमएलए बनेगा, जब उसको जातिवाद की वोट नहीं मिलेंगी, तो आप खुद ब खुद कास्टिज्म सिस्टम ख़त्म कर देंगे। जब हमारे पास वोट मांगने के लिए पब्लिक वो जो इलेक्शन में खड़े कैंडिडेट हैं वो आते हैं, वो कितने जातिवाद पे वोट मांगते हैं, हम देते हैं। हमारी फैमिली उसको अलाउ करती है ना, भाई ये तो अपनी कास्ट है, काबिल हो या ना हो, हम वोट उसी को देंगे। एक बार सब पूरे बच्चों की तरफ कैमरा करें, ये हकीकत है या नहीं? है ना? और हमारा हरियाणा पिता प्रधान देश है, राज्य हमारा पिता प्रधान है आज भी। जिसके फादर ने बोल दिया कि इसको वोट देनी है, क्या आप उससे बाहर वोट देने की हिम्मत कर सकते हैं? तो हमें ये अपने घर से और अपने आप से दूर करना पड़ेगा। जाति के ये जो होने वाला जिला है वो फ्री हो जाएगा, तो आगे भी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। एक जब हमारा पेपर होते थे, बहुत दूर दूर हमारे सेंटर आते थे। 2019 में एक एक्सीडेंट हुआ था सफ़ीदो और जींद रोड पे, उस ऑटो में 13 बच्चे मरे थे पेपर देने वाले, जब ये मुद्दा उठा था। और जब मुद्दा उठा तो अब हमारे सेंटर 100 किलोमीटर के अंदर आते हैं, है ना? तो जब कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, सरकार जब जानती है, जागती है, तो वो काम करती है। अगर आपको जातिवाद ख़त्म करना है तो छोटा मुद्दा आप खुद बन के उभरें, उस पे सरकार को नोटिस करवाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ पर ऊपर सांसद तक, हमें विधानसभा तक ये मुद्दा भेजना पड़ेगा। हम जातिवाद पे ना इलेक्शन लड़ेंगे, ना नौकरी लेंगे। क्यों हम SC/BC कैटेगरी फिल करके अपनी जॉब लेते हैं? अगर हम जाति फ्री होना चाहते हैं तो क्यों हम जॉब लेते हैं? उसके रिगार्डिंग लेते हैं ना बच्चा। तो हमें वहाँ से खुद को उस कैटेगरी से हटाना पड़ेगा। सर मेरे परसेंटेज के अकॉर्डिंग मुझे जॉब दें। कितने बच्चे हैं सिटी पे जिन्होंने अपना जर्नल वालों का कितने पे सिलेक्शन हुआ है बेटा, क्लियर हुआ है टेस्ट? 50। और जो SC/BC उनका कितने पे? 40। आप क्यों नहीं कहते कि मैं 40 में पासिंग कैटेगरी में नहीं आती, मैं नहीं फॉर्म फिल करूँगी, है ना? आप वो पॉइंट रखेंगे, वो बोलेंगे, तो अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। जातिवाद से ज़्यादा तो आज के टाइम पे धर्मवाद चला हुआ है बेटा, उसे भी खत्म करें। भारत हमेशा विभिन्नताओं का देश रहा है, इसमें विभिन्नताएं और विभिन्न प्रकार के धर्म जिंदा रखने हैं, वो हमारा भाईचारा है। हम किसी भी पॉलिटिकल कैरियर से, किसी जॉब से या किसी मंदिर मस्जिद के मुद्दे में ना उलझ के अपना भाईचारा जिंदा रखें, भाईचारा सबसे ऊपर रखें, जातिवाद को ना रखें। एक इंडिया, एक भाईचारा, एक इलेक्शन, तो हम कामयाब हो जाएंगे। होना चाहोगे कामयाब? यस मैम। मैम ने स्लोगन भी कितना अच्छा दिया है, एक इंडिया, एक भाईचारा, एक चुनाव। ये बहुत बड़ी बात है। मैम ने अभी संख्या बताई कि आप 150 की संख्या में कुछ भी आवाज़ उठा सकते हैं, 150 से 300 होंगे। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा मैम, सॉरी। हाँ जी। कि हम 2 हैं, हम 2 150 को समझा रहे हैं। यार आप तो 150 हो, अब तो प्रधानमंत्री को समझा सकते हो। 150 की कैपेसिटी कोई छोटी नहीं होती। ये 150 कैपेसिटी जब रोड पे होगी ना, जब क्लीन करने बैठेंगे, जब अपना ज्ञापन देने कहीं जाएंगे, सामने वाला SDM भी हो या IAS लेवल का कितना बड़ा अधिकारी हो, वो कांपता है कि इतनी संख्या में अगर युवा हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन संभव है। कुछ ना और कुछ बेटा ICS सिर्फ यहाँ पे 150 है। अगर ICS की हर ब्रांच, साइलेंस प्लीज, हर ब्रांच मिल जाती है तो हम लाखों में हैं। हम इग्नोर करने वाली जाति नहीं है। आज पूरे हरियाणा स्टूडेंट सबसे बड़ी जाति है बेटा, और ICS से ज़्यादा स्टूडेंट कहीं नहीं है। अपनी जाति बना लो स्टूडेंट। हम मुद्दा क्यों नहीं उठा सकते सरकार के पास?
सरकार एमएलए को कोई न्यूज़ है कि हर एमएलए को 1.5-2 लाख रुपए देगी सदन शुरू होने से पहले। हम क्यों नहीं अपना मुद्दा उठाते, क्यों नहीं एक लेटर लिख के प्रधानमंत्री को भेज सकते कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स की बस माफ़ की नहीं जा रही है और एमएलए को इतना पैसा दिया जा रहा है किस बिना पे? 1.5 करोड़ रुपया। क्या वो 1.5 करोड़ रुपया एक साल जितने कोचिंग पे, लाइब्रेरी पे स्टूडेंट, किसी भी रूप का स्टूडेंट है, लाइब्रेरी का है, कोचिंग का है, कॉलेज का है, स्कूल का है, स्टूडेंट्स मीन्स स्टूडेंट है ना, तो उसका किराया फ्री क्यों नहीं करते? जब हम नौकरी हमें दे दी जाती है तो हमसे किराया लें। जब हम 18+ के हो जाते हैं, अपना हमें लाइसेंस मिलता है, उसी तरीके से जब हमें नौकरी मिल जाएगी हमारा किराया लेना शुरू कर देना। क्यों हम पुलिस वालों का किराया फ्री करते हैं? क्यों गवर्नमेंट ऑफिसर्स किराया नहीं देते? जब तो हम देने लायक हो गए हैं, सरकार हमें दे रही है तो हमसे लें। जब हम पढ़ रहे हैं, हमारी इनकम नहीं है, तो हमारा किराया माफ़ करें। मुद्दा तो हमारा ये होना चाहिए ना पुत्र जी। तो आप अपना जो आज फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप उस पर साइन कर रहे हैं, 2 पेज और आपको इसके साथ दिए जाएंगे जिसमें आप अपनी इच्छाएं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो सरकार पूरी कर सकती है, जो सरकार की जिम्मेवारी है, आप उस पर लिखें। ये युवा राजनेता हमारी बात को ऊपर तक लेके जाएंगे। देखिए, ये सारी बातें आज हम मुद्दा लेके आए थे सिर्फ एक राष्ट्रीय एक चुनाव को लेके, उसमें से निकली हुई बातें युवा ने कितनी अच्छी अच्छी, देखो क्या क्या जानने को मिला। घर से तो सोच के आया था कागज है लूंगा, सबके साइन कराऊंगा, बात करूंगा, 2 उनकी सुनूंगा, 2 अपनी, लेकिन मुझे नहीं पता ना कितने सारे मुद्दे मिलेंगे आज मुझे। किसी भी दुकानदार को दुकानदारी एक ग्राहक सिखाता है, और कोई भी नेता, मेरे जैसे मैं ही कह रहा हूँ, मैं नेता बनना चाहता हूँ, बना नहीं ना चाहता हूँ, मैं नेता बनना चाहता हूँ, तो मुझे ये सब मुद्दे मिल रहे हैं। ये मुद्दे लेके अगर मैं आवाज उठाऊंगा तभी मेरे पीछे ये 150 की संख्या, ये 1,500, ये 1.5 लाख की संख्या एकत्रित होगी। तो आज मैंने आप सबके मुद्दे जाने हैं और इन मुद्दों पे हम निश्चित तौर पे काम करेंगे और मिलके काम करेंगे। ये मैं आपको पूरा का पूरा, अब मैं वो नहीं कहूंगा कि वादा है, फिर कहोगे ये नेता वादा करते हैं, वो करते हैं। मैं एक युवा के नाते ना आज ही बैठ के हम वो सारे एजेंडे लिखेंगे। कोई भी एक दिन डिसाइड कर लो, सारे मिलके एसडीएम को ज्ञापन दे के आएंगे। सबसे पहला नाम मेरा ऊपर लिखा होगा युवराज, और आप मेरे साथ चलेंगे। इस बात में तो सहमत होंगे? मैं जो कर सकता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो, आज ही लिखेंगे हम बैठ के, मेल करते हैं आज ही, मैं उसमें साथ हूँ। जो आपको बोला गया ना, एक पेज आपको दिया जाएगा, आप सब बच्चों के पास घुमाया जाएगा, जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके इशू हैं। कुछ बच्चे बोल लेते हैं, कुछ के मन में ही होती हैं, वो भीड़ में नहीं बोल पाते, वो लिख तो पाएंगे ना। आप वो लिख के हमें दें, सर को दें, सर उन पे वर्क करेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। हाँ मैम, आपके आईसी सेंटर में आज एक वन वोट वन सेशन के नाम से जो वन नेशन वन इलेक्शन, जी उसके बारे में बताइए आप क्या? सर ये हमारे मोदी जी का मुद्दा है। पहले तो ये हमारा जब संविधान शुरू हुआ 1951 में, तब से ही हमारे देश का एक इलेक्शन जो चला वो इसी थीम पे चला था, वन इलेक्शन वन नेशन। ये 3 योजनाएं चला। उसके बाद कब विधानसभा टूटने की वजह से, दोबारा इलेक्शन होने की वजह से इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होने लगे, और उसी के रिगार्डिंग अब ये बहुत लंबे समय तक इसी प्रकार चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी चाहते हैं दोबारा से हम विधानसभा में ये संसद में हम ये बिल पारित करें कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। इससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट भी हो सकते हैं और बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। ये दोनों ही पॉइंट हैं। अब युवा डिसाइड करना, मोदी जी ने एक अच्छा कैंपेनिंग के लिए बच्चों को चुना है कि वो अपने व्यूज़ रख सकें कि ये जो बिल पारित हम करना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, ये कितना बेनिफिशियल है। इसके दोनों पॉइंटों पे हम डिस्कशन करते हैं। पहला कि पॉजिटिव है, एक ही बार इलेक्शन होगा, एक ही बार सारा देश अपनी जो है अर्थव्यवस्था में बेनिफिट मिलेगा हमें। सेकंड, हमें बार बार इलेक्शंस के लिए छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी। थर्ड, हमें इलेक्शंस के लिए जो हमारा टाइम पीरियड निकालना पड़ता है, हम हैं दिल्ली के रहते हरियाणा में हैं, तो हरियाणा हमें छुट्टी लेके आना पड़ता है। जब दिल्ली का इलेक्शन होता है तो हमारी गवर्नमेंट वैसे छुट्टी कर देती है, हरियाणा के लिए हमें अलग से लेनी पड़ती है। इन चीज़ों का भी बहुत
एक तरफ से देखा जाए तो सोचा जा रहा है कि बेनिफिट हो सकता है काफ़ी अच्छा। जब संविधान बना तो ये बनाया गया था तो कुछ सोच समझ के ही बनाया गया होगा। अब इसमें चेंज आया है और उसके नुकसान हमने देखे हैं, तो दोबारा से इसको मुद्दे को उठाया जा रहा है कि क्यों ना हम, जब संविधान बना, जब ये कानून था, अब भी क्यों ना इसे हम बनाएं।